दोस्तों, ये कहानी एक ससुर और बहू के बीच की है। घर में शादी का माहौल होता है, घर मेहमानों से खचाखच भरा होता है। ऐसे में 55 साल का सुरेश घर में जगह न होने की वजह से अपने सोने का इंतजाम छत पर एक बंद पड़ी कोठरी में करता है। तभी रात के अंधेरे में कोई उसके कमरे में आता है। उसे ना चाहते हुए भी वो सब करना पड़ता है। कहानी को विस्तार से जानने के लिए कहानी में आगे बने रहें। सुरेश एक सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। उसके रिटायर होने में बस अब कुछ ही साल बचे हैं। उसने अपना सारा जीवन कर्मठता और सादगी से जिया है। अपनी पत्नी के अलावा उसने कभी भी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखा और न ही कभी इन चक्करों में वो पड़ा। हाँ, कभी कभी अपने एक खास दोस्त के साथ महीने 2 महीने में पीने पिलाने का दौर चल जाता है बस। सुरेश के घर में उसकी पत्नी सुमन, एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का विवाह उसने पिछले साल ही कर दिया था। वो भी एक अच्छे बैंक में अच्छे पद पर कार्यरत है। उसके बेटे की पत्नी अर्थात उसकी बहू रजनी बहुत सुंदर और शालीन है। उसने एमबीए किया है लेकिन कोई जॉब नहीं किया। उसे गृहिणी रहकर मालकिन बने रहना ज्यादा पसंद है। सुरेश की बिटिया ने बीटेक किया और अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर है। सुरेश ने अपनी बेटी का ब्याह भी अभी उसने 3 दिन पहले ही किया है। बिटिया के ब्याह और विदा हुए आज तीसरा दिन था। घर अभी भी मेहमानों से भरा हुआ था। थकावट तो बहुत थी लेकिन मानसिक शांति और सुकून भी हो चला था। आप सबको तो पता ही है कि शादी ब्याह के माहौल में इंसान चक्रघिन्नी बन के रह जाता है। काफी कुछ अब निपट चुका था लेकिन अभी भी काम बहुत बाकी था। कई लोगों का हिसाब किताब भी करना था, शामियाना वाला, गाड़ी वाले, केटरा वगैरह। मन इस उधेड़बुन में उलझा था कि उसकी पत्नी सुमन की आवाज से सुरेश की तंद्रा भंग हुई। चाय पियोगे जी? वो पूछ रही थी। दोपहर के बाद 4 बजने वाले थे। चाय पीने का मन तो हो ही रहा था। सुरेश ने उसकी तरफ देखा और अपनी सहमति दे दी। अभी लाई, वो बोली। कुछ ही देर में वो 2 कप चाय लेकर आई और सुरेश के बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गई। सुरेश ने देखा उसके चेहरे पर भी थकान के चिन्ह झलक रहे थे। उसने चाय की चुस्की ली और फिर मुस्कुरा के अपनी पत्नी की तरफ देखा। ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको चाय अच्छी नहीं लगी क्या? चाय तो बहुत अच्छी है लेकिन आज तो मेरा कुछ और मन हो रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया। ऐसा कहकर सुरेश ने उसकी जांघ पर अपना हाथ रख दिया। हटो जी, आपको तो बस हमेशा एक ही बात सूझती है। बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, लेकिन आपको तो बस एक ही चीज दिखाई देती है। अब क्या करूं? तुम हो ही इतनी प्यारी। सुरेश ने उसे मक्खन लगाया। सब समझती हूँ, इस चापलूसी का मतलब कहते हुए उसने सुरेश का हाथ अपनी जांघ पर से हटा दिया। अरे मान भी जाना, आज मेरा बहुत मूड बन रहा है। मेरा ये पप्पू बड़ा बेचैन है तेरी पिंकी से मिलने को। नहीं जी, कोई चांस नहीं है। घर पूरा मेहमानों से भरा पड़ा है। कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर पप्पू और पिंकी का मेल मिलाप करवा लेना, वो बोली और उठकर चली गई। सुरेश ने भी वक्त की नजाकत को समझते हुए अपना ध्यान दूसरी जरूरी बातों पे लगाया और मेहमानों के डिनर और सोने का इंतजाम करने में व्यस्त हो गया। सब कुछ निपटाने के बाद आधी रात से ऊपर हो ही चुकी थी। सब लोग जहां तहां सोए पड़े थे। सुरेश का मन भी सोने का हो रहा था। इसी चक्कर में उसने सारे घर का चक्कर लगा लिया लेकिन कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं मिली। तभी उसे छत पर बनी एक कोठरी का ख्याल आया। वो कोठरी कोई 8 बाई 10 का कमरा था जिसमें बेकार का फालतू सामान पड़ा रहता था, जिसे न तो इस्तेमाल में लाते हैं और न ही फेंकते बनता है। जैसे कि सभी के घरों में कोई ऐसी जगह होती है। वहीं सोने का मन बनाकर सुरेश ने गेंदों के ढेर में से 2 गद्दे और तकिए कंधे पे रख लिया और ऊपर छत पर चला गया। वो कोठरी भी अस्त व्यस्त पड़ी थी और मुसीबत ये थी कि वहां का बल्ब
पता नहीं कब का फ्यूज हो गया था, तो वहां रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था। सुरेश ने जैसे तैसे करके वहां बिखरे सामान को खिसकाकर इतनी जगह बना ली कि गद्दे बिछ जाएं। उसने अपना बिस्तर बिछा लिया और सोने की तैयारी की। दरवाजा बंद करने को हुआ तो देखा कि अंदर से बंद करने को कोई कुंडी या छिटकनी वगैरह थी ही नहीं, इसलिए उसने किवाड़ यूं ही भिड़ा दिए और लेट गया। उस दिन पता नहीं क्यों उसे पूरे बदन में अजीब से मस्ती छाई हुई थी। हालांकि उसे थकान भी काफी थी, लेकिन उसका मन कुछ और करने का कर रहा था। उसकी बीवी ने तो पहले ही पल्ला झाड़ ही लिया था, लेकिन उसका अपना हाथ जगन्नाथ तो हमेशा से था ही। सब लोग नीचे सो रहे थे और सुरेश ऊपर की मंजिल पर अकेला उस कोठरी में, जहां किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। समय भी रात के 12 बजे से ऊपर का ही हो रहा था, इसलिए सब तरफ से निश्चिंत होकर वो लेट गया और अपने हाथों से पकड़कर उस पर हाथ फेरने लगा। जब कोई भी इंसान अपने हाथ से ही अपना काम करता है तो उसके लिए वो पल बहुत ही आनंददायक होता है। उसे उस पल कुछ और नहीं सूझता। सुरेश भी अपनी आंख बंद करके अपने काम में व्यस्त था। ऐसा करने का उसका एक अपना ही स्टाइल है। वो अपने हाथ का इस्तेमाल ऐसे करता है जिसकी वजह से उसकी छूट भी काफी तेज और आनंददायक होती है। उसे ऐसा करते करते कुछ ही मिनट हुए होंगे कि तभी कोठरी का दरवाजा धीरे से चरमराहट की आवाज लिए खुल जाता है और बाहर की हवा खुशबू का एक झोंका लिए कोठरी के अंदर प्रवेश करती है। वो सन्न रह गया। उसके हाथ जहां जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रह गए। उसे इतना भी मौका नहीं मिल पाया कि वो अपने आप को सुव्यवस्थित कर पाए। उसने देखा दरवाजे पर कोई साया खड़ा था। तभी उस साये ने भीतर कदम रखा और अपने पीछे दरवाजा वापस भिड़ा दिया और उसके पहलू में आकर लेट गया। उसके कोठरी में प्रवेश करने के साथ ही साथ उसके बदन से उठती भीनी भीनी महक से पूरी कोठरी रच बस गई। अचानक उस साये ने सुरेश की तरफ करवट ली और उसे अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। सॉरी जानू, आने में थोड़ी देर हो गई, गुस्सा तो नहीं होना, कहते हुए उसने उसे गले से लगा लिया। उसकी आवाज को पहचानकर जैसे सुरेश के ऊपर वज्रपात हुआ और उसका दिमाग सुन्ना सा हो गया। वो उसकी इकलौती पुत्र वधू रजनी थी जो उसे गले लगाते हुए ऐसा बोल रही थी। रजनी उसे गलती से अपना पति समझकर ऐसा कह रही थी। कुछ ही पल के लिए सुरेश जड़वत सा हो गया। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं और पसीना आने लगा और उसे लगा जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। बहू रजनी लगातार उसे अपने अंक में समेट रही थी और उसके सीने पर फिरती उसकी हथेलियां उसे जहां तहां जकड़ने लगी थी। फिर उसने अपना एक पैर उठाकर उसके ऊपर रखा। उसकी मांसल जांघ का उष्ण स्पर्श सुरेश को अपने सीने पर महसूस हो रहा था। पता है, तुम गुस्सा हो मुझसे। 11 बजे आने को बोला था ना आपने, अब तो शायद 1 बजने वाले हैं। क्या करती, वो इंदौर वाली, जबलपुर वाली और झांसी वाली भाभियां मुझे उठने ही नहीं दे रही थीं। सब अपने अपने किस्से सुना रही थी कि उनके वो कैसे कैसे और क्या क्या करते हैं। अरे अब मान भी जाइए ना, कुछ तो कहिए, सच में सो गए क्या? उठो ना, पूरे 2 महीने होने वाले हैं। अभी जाओ अब, कहते कहते उसकी बहू रजनी ने उसे कस के पकड़ लिया। हे ईश्वर, ये कैसी घड़ी आन पड़ी मुझ पे। सुरेश ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया। अपने जीवन में कभी किसी पर स्त्री को छूना तो दूर, कभी कुदृष्टि से भी नहीं देखा। और आज उसकी पुत्र वधू, जिसे उसने हमेशा अपनी बेटी ही समझा, उसकी बेटी जिसका विवाह अभी 3 दिन पहले ही हुआ है। ये रजनी तो उससे भी 2 वर्ष छोटी है उम्र में। अब क्या करे वो? क्या वो रजनी को डांट दे, बता दे उसको कि वो उसका पति नहीं, उसका ससुर है? नहीं नहीं, अगर उसने ऐसा किया तो वो शर्म से जीवन भर उससे आंख नहीं मिला पाएगी। और क्या पता वो लज्जावश कोई और घातक कदम उठा ले तो। ये सब सोच के वो चुपचाप और निष्क्रिय रहना ही ठीक समझा। मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि वो बेकसूर है, विवश है। भगवान,
उसे क्षमा करना, और जो इस अंधेरी कोठरी में घट रहा है वह सदैव ही अंधेरे में ही रहे। इसी में सबका और इस घर का कल्याण है। सुरेश का मन तो बुझा हुआ था और छटपटा रहा था कि इस विवशता से उसे कैसे मुक्ति मिले। उसका मन अविचल था, उस पर उसका कोई वश नहीं रह गया था। अच्छा जी, आप तो बोल ही नहीं रहे, लेकिन आपके ये लल्लू जी तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखो, मेरे आते ही ये कैसे खड़े होकर सैल्यूट मार रहा है मुझे। आखिर पहचानता है ना मुझे। कहते हुए वो क्रिया करते जा रही थी। सुनो जी, आज आपके ये लल्लू जी कुछ बदले बदले से क्यों लग रहे हैं मुझे, जैसे खूब मोटे और लंबे हो गया हूँ पहले से। वो उसे चिकोटी काटते हुए बोली। सुरेश क्या जवाब देता उसे, वो तो बस उस पर से ध्यान हटाने की कोशिश में अपनी सांसों पर ध्यान लगाए था। अचानक वह उससे अलग हुई और बोली, अब आ भी जाओ और मुझे तरसाओ मत। देखो, आपकी ये पिनकी कैसे रसीली हो के बह रही है। वो बोली और उसका हाथ पकड़कर अपनी जगह पर रख कर दबा दिया। सुरेश अभी भी क्रियाहीन और अविचल सा पड़ा था, हालांकि उसके संस्कारों पर अब कुछ और हावी होने लगा था। रूपसी कामिनी उससे लिपटी हुई उसे उकसा रही थी, मचल रही थी, आमंत्रित कर रही थी और झिंझोड़ रही थी। अब सुरेश से रहा नहीं जा रहा था। नैतिक और अनैतिकता के बारे में सोचकर उसका मन विद्रोह करने पर उतारू हो गया। लेकिन वो थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुरेश को पुत्रवधू के रिश्ते का ख्याल आते ही वो रुक गया। सुरेश ने एक बार फिर अपना जी कड़ा करके संबंधों की मर्यादा तार तार होने से बचाने की कोशिश की और रजनी से खुद को छुटाया और दूसरी तरफ करवट ले ली। लेकिन होनी भी तो प्रबल थी। आज क्या हो गया है आपको? अब ऐसा भी क्या गुस्सा जी, ऐसे तो कभी भी नहीं किया आपने। सुरेश चुप रहा, बस इसी सोच में था कि जैसे तैसे इस पाप के कुएं से वो बाहर निकल पाए बस।